कुछ मयान स्क्रिप्चर्स में उन्हें उस महान भगवान का दर्जा दिया जाता है जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया था। फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे परों वाले सर्प देवता का वर्णन और चित्रण प्राचीन दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में भी किया गया है। भारत के महान ग्रंथ महाभारत में आकाश से नीचे धरती पर उतरे नागों के तौर पर किया गया है। 2500 ईसा पूर्व के आधे सांप और आधे इंसान के शरीर वाले जीवों की मूर्तियां मायन कुकुलकान से काफी मिलती जुलती है और 4500 से लेकर 5000 ईसा पूर्व की चीनी देवगाथा के उड़ने वाले ड्रैगन्स के चित्र भी मेसो अमेरिका के सर्प देवता से काफी मिलते हैं। इनका साम्राज्य के पहले एग्जिस्ट करने वाले लोगों के देवता भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें क्वाट्ज़िकोअट्ल कहा जाता था। वो भी एक परों वाले सर्प देव थे जो ऊपर की दुनिया से उनके लिए ढेर सारा ज्ञान लाए थे ताकि वो मुश्किलों का सामना कर सकें और उनकी सभ्यता आगे बढ़ सके और तरक्की करे। देखा जाए तो अमेरिका के कई प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक सामान्य है। जब फ्लूम्ड सरपेंट देव की बात आती है, उदाहरण के लिए चेरोकी लोग यकीन करते हैं कि समय उनका कैलेंडर रेटल स्नेक्स पर आधारित है जो रात के आसमान में देखा जा सकता है। शायद एक कॉन्स्टेलेशन, इसीलिए सर्प या सांप या ड्रैगन की विचारधारा कई प्राचीन संस्कृतियों में सामान्य है और न केवल माया या मेसोअमेरिकन्स में। सांप बहुत सी संस्कृतियों में ज्ञान का दाता है और इसने कई सभ्यता को आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। धातुओं के साथ काम करना, अन्य उपकरणों के साथ काम करना, निश्चित ज्ञान, जीवन के निश्चित पहलुओं को, और वास्तव में कुछ लोगों को इसका ज्ञान भी रहे और इन लोगों को एक ऐसी स्थिति में भी रखता है जहां से इन लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति से अपनी संस्कृति के बाकी लोगों को यह ज्ञान देने ये सभी संस्कृतियां एक दूसरे से दूर दूर थीं, कभी कभी हजारों मीलों की दूरी पर। तो ये कैसे संभव है कि इन सभी समाजों ने न केवल समान बल्कि एक जैसी कहानियों का उत्पादन कैसे किया? क्या ये वास्तव में उड़ने वाले सांप थे या सांपों के देवता थे? बेशक नहीं, ये एक असमझी टेक्नोलॉजी थी। कुछ प्रकार के वाहन देखे गए थे जो आकाश से उतरते थे, जिससे लोग आते थे। अंतरिक्ष यात्री जो विभिन्न सामाजिक परिवेश में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में लोगों को शिक्षा देते थे। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्राचीन बेहतरीन संवादों के लिए सबूत है। कोई और रास्ता नहीं है। क्या प्राचीन कथाएं और उड़ते सर्प देवताओं की कहानियां वास्तविक रूप से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के साक्ष्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का दावा है? और यदि ऐसा है तो क्या ऐसे आकाशीय यात्रियों ने मायंस के लोगों को उनकी सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले उपकरण और ज्ञान दिया हो सकता है? शायद आकाशगंगा से जुड़ी अधिक सूचनाएं मायंस के तारों से जुड़े रिश्तों को देखकर मिल सकते हैं। मैक्सिकन राज्य युकातान में मायंस का तारों के साथ बहुत गहरा संबंध देखा जा सकता है। युकातान के मैक्सिकन राज्य में प्राचीन माया शहर चिचेन इत्जा के अवशेष पड़े हुए हैं। मायन ने यहां 10वीं सदी में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था, जिसे बाद में एल काराकोल ऑब्जर्वेटरी कहा जाने लगा। उसके निचले हिस्से में 4 दरवाजे हैं जिन्हें ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरह यूज किया जा सकता है, और ऊपरी हिस्से में बहुत सारी खिड़कियां हैं, लेकिन ज्यादातर खिड़कियां टूट चुकी हैं। अब सिर्फ 2.5 खिड़कियां बची हैं, और इन खिड़कियों को देखकर लगता है कि वो डेफिनेटली सूरज को देखते थे और शायद चांद को भी। ऐसे संकेत मिले हैं कि वो ऑब्जर्वेटरी के तारों और ग्रहों को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्लैनेट्स में वो ट्रैक कर रहे थे वीनस को। वो चांद की हलचलों और ग्रहणों पर नजर रखे थे। हमें ये पता है क्योंकि किताबों में इसके बारे में लिखा है। लगभग सभी शोधकर्ता इस बात को मानते हैं कि 250 से लेकर 900 ईसा पश्चात तक मायंस अपने समय के सबसे काबिल और विकसित एस्ट्रोनॉमर्स थे, लेकिन वो हमेशा
ब्रह्मांड पर नजर गड़ाए क्यों रहते थे? मायंस बहुत इंटेलिजेंट और एडवांस थे। वो आसमान पर भी नजर रखते थे और अपने बनाए कैलेंडर्स पर भी। मॉर्निंग स्टार वीनस और इवनिंग स्टार वीनस एक ही है। ये बात प्राचीन समय में उनके अलावा और किसी को समझ में नहीं आई थी। वो दो अलग अलग स्टार समझे जाते थे। मायंस यूनिवर्स के साइकिल्स का अनुमान लगा सकते थे। इससे ये साबित होता है कि वो वाकई बहुत ही एडवांस थे। प्राचीन लोगों में से सिर्फ माया ने वो मैथमेटिकल सिस्टम खोजा जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम उसे प्लेस वैल्यू एंड जीरो कहते हैं। प्लेस वैल्यू एंड जीरो यूज करके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो हजारों साल के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे। क्या माया सभ्यता गणित और खगोल शास्त्र में अपने आप इतनी माहिर हो गई, या फिर प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की सोच सही है? क्या वाकई माया के पहले शासकों को सारा ज्ञान दूसरे ग्रह के लोगों से मिला था? माया के लोगों को वीनस प्लैनेट का अच्छा नॉलेज था। वो जानते थे कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम को इस तरह से घेरे हुए है कि 6000 सालों में पृथ्वी और उसमें सिर्फ कुछ घंटों का ही फर्क रहता है। और माया सभ्यता के लोग तो 6000 साल तक जिंदा नहीं थे। जाहिर है कि ये बात उन्होंने वीनस को 6000 सालों तक ऑब्जर्व करके नहीं बताई है। उन्हें पता था कि उनकी ये बात सही है, क्योंकि ये बात उन्हें उनके भगवान ने बताया था। मायंस ने एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज खुद नहीं डेवलप की है, क्योंकि इतनी मुश्किल चीजों को डेवलप करने में हजारों तो कभी कभी लाखों साल लग जाते हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सारी नॉलेज उन्हें उन एलियन से मिली थी जो मायन लोगों के संपर्क में थे। मायंस ने खगोल शास्त्र में एक बहुत ही चौंका देने वाला पूर्व अनुमान लगाया था। वो इस बात को समझते थे कि पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस में धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। इसे प्रिसिशन कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 26,000 से भी ज्यादा साल लगते हैं। लेकिन माया ने 26,000 साल बाद होने वाली घटना के बारे में पहले से कैसे बता दिया? क्या ये मुमकिन है कि आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह माया के लोग भी ब्रह्मांड में पृथ्वी की गति का अध्ययन करके वहां होने वाली घटनाओं के वक्त का पता लगा सकते थे? लेकिन वो ब्रह्मांड में ऐसा क्या खोज रहे थे? मायंस धीरे धीरे वक्त निर्धारित करने में माहिर होते जा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ सन के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व और प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि मून, वीनस और कभी कभी जुपिटर, मार्स, सैटर्न और कुछ तारों के समूह के मूवमेंट्स को भी। बहुत से लोगों को लगता है कि इजिप्ट में यानी मिस्र में ही सबसे ज्यादा पिरामिड्स बनते थे, लेकिन मिस्र से 10 गुना ज्यादा पिरामिड मेसो अमेरिका में बना करते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि माया अपने स्मारकों को ब्रह्मांड में होने वाली सूरज, चांद और तारों से संबंधित घटनाओं के साथ क्यों जोड़ते थे? लगता है उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। वो 5वें युग में थे और उनका मानना था कि पहले चारों युग प्रलय आने की वजह से खत्म हो गए थे। इसलिए वो अपने सारे रिचुअल्स, इवेंट्स, गेम्स और एक्टिविटीज को ब्रह्मांड में होने वाली विशिष्ट घटनाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके किया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी और उनका युग वक्त से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। मायंस इस बात को मानते थे कि हर चीज का अपना वक्त होता है, क्योंकि तारे ये बता रहे थे कि उनके भगवान कब लौटेंगे, और साफ तौर पर इसका मतलब ये था कि भगवान तारों में से आ रहे हैं। लेकिन माया ने तारों और ग्रहों की गति पर नजर रखकर वक्त का पता लगाने की कला किससे सीखी? वो पूरे सोलर सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते थे? क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने दूसरे ग्रह के लोगों यानी एलियंस के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कि दुनिया में आगे क्या होगा और दुनिया कैसे खत्म होगी? माया सभ्यता के रहस्यों का कोई अंत नहीं है। महान इतिहासकारों और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट में जैसे कोई जंग छिड़ी है।
आज तक इस बात का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि पूरी दुनिया ये मान जाए कि मायान्स और एलियंस में वाकई कोई संबंध था। मायान्स को ये डर क्यों सताता था कि उनका युग खत्म हो जाएगा और वो मर जाएंगे। उनके इस डर और आने वाले प्रलय के बारे में उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स में लिखा है, लेकिन उन्हें आने वाली प्रलय के बारे में कैसे पता? क्या उन्हें ये बात भी तारों और ग्रह के मूवमेंट से पता चली थी या कोई आकाशवाणी हुई थी? कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है और उनका युग मिटने वाला है। क्या वो यही जानने के लिए आसमान में नजरें गड़ाए रहते थे कि कब उनकी जिंदगी उनके हाथों से फिसलने वाली है? मायन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे रहस्यमय सिविलाइजेशन थी। मायंस को एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का ज्ञान क्या वाकई एलियंस ने दिया था? क्या उनका ये मानना सही है कि उनके भगवान यानी हमारे एलियंस वापस पृथ्वी पर आकर अपना वादा निभाएंगे? क्या हम भविष्य में सर्प देवता को देख पाएंगे? माया सभ्यता एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सभ्यता थी, जिनको लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। क्या वाकई उनका एलियन से कोई संबंध था या एलियंस और माया लोगों ने कोई षड्यंत्र रचा है? कहीं हमारी प्रगति और तकनीकी ज्ञान पर एलियंस की नजर तो नहीं? और माया सभ्यता का युग कैसे खत्म हुआ? भूकंप से, प्रलय से या आपसी झगड़ों से? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। जवाब सिर्फ वक्त के पास है।